हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 है बच्चों, और मार्क्स वाइज इसका वेटेज 2 या 3 मार्क्स का इसमें कोई छोटा क्वेश्चन आता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंटिफिक नेम्स इसमें बहुत सारे और अलग अलग शॉर्ट हेड्स में इसको करना है। तो पूरे चैप्टर को मैंने छोटे छोटे नोट्स में डिवाइड कर दिया है। सारे टॉपिक्स पे इस पे मैंने शॉर्ट नोट्स दिए, तो आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं क्या है पूरा चैप्टर। तो हमको ये देखना है बच्चों की जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। तो इनका आर्थिक महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये किस काम आते हैं हमारे, क्या चीजें हमको इनसे मिलती है, क्या इनसे व्यापार हो सकता है, क्या क्या इनको कोई ऐसी प्रोडक्ट्स से मिल सकते हैं क्या जो हम बेच सके, जिनसे हम आर्थिक लाभ कमा सकें, ट्रेडिंग का साधन बन सके। तो आइए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पूरे चैप्टर में बच्चों हमने इसको अलग अलग टॉपिक्स में बांट लिया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हम देखेंगे टिम्बर वुड। टिम्बर वुड मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी मिलती है वो कहलाती है टिम्बर वुड। तो ये मोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनके तने मोटे हो जाते हैं, तो उनसे हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए लकड़ी ले लेते हैं। ठीक है, और ये जंगलों में पाए जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें इन प्लांट से जो मिलती है लकड़ी, उसी को हम फर्नीचर इंडस्ट्री में भेज देते हैं। कई प्रकार का फर्नीचर हो गया, वुडन बोर्ड हो गए, हमारे खिड़की दरवाजे हो गया, ठीक है कि नहीं, ये सारी चीजें बनती है टिम्बर वुड से। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा फाइबर। फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फाइबर मतलब होता है रेशे, ऐसे प्लांट्स जिनसे हमको किसी प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है कि नहीं, तो इसमें कॉटन आ गया, जूट आ गया हमारा, ठीक है, सीमल आ गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा कोकोनट आ गया, बैम्बू आ गया। तो ये सारे हमारे क्या है, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स जिनसे हमको कई प्रकार की दवाइयां मिलती है प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों से, चाहे रूट्स हो, चाहे वो लीफ हो, कभी बार छाल से मिल जाती है, ठीक है, कभी फ्रूट से मिल जाती है, सीड से मिल जाती है। तो अलग अलग प्लांट के हिस्सों से अलग अलग किस्म की हमको दवाइयां मिलती हैं। तो देखेंगे कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। उसके बाद हम देखेंगे इंसेक्ट्स। बच्चों, हमारा वैसे बहुत नुकसान करते हैं, आजकल राजस्थान में टिड्डियों का बड़ा प्रकोप है। ठीक है, लेकिन कई बार ये इंसेक्ट्स हमारे काम भी बहुत आते हैं। ठीक है कि नहीं, तो देखेंगे ये इंसेक्ट्स का आर्थिक लाभ क्या है। तो बच्चों, इनसे कुछ ऐसे ऐसे हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं कि आप चौंक जाओगे कि इंसेक्ट्स इतने काम के हैं हमारे। ठीक, उसके अलावा हमारे कुछ डेयरी इंडस्ट्री में देखेंगे हम कि जो डेयरी एनिमल्स होते हैं, जिसमें हम क्या फार्म एनिमल्स को पालते हैं दूध के लिए, उनके मिल्क वैल्यू के लिए पालते हैं। तो इसमें हमारे काउज, बफेलोज, गोट, शीप आ गया, कैमल्स आ गए, ये सारे डेयरी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट एनिमल्स। ठीक है, दूध इंडस्ट्री। फिर फिशरीज, मछली पालन, मछली उद्योग, पोल्ट्री, ये मुर्गी फार्म आ गया हमारा। देन उसके बाद आ गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बच्चों, ये फार्म एनिमल जो होते हैं, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो एनिमल्स हैं, जो कि दूध के काम भी आते हैं, खेती बाड़ी के फार्म एनिमल्स जो है खेती बाड़ी के काम में भी ये हेल्प करते हैं। इन एनिमल्स का पालन पोषण से संबंधित ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। उसके अलावा वूल इंडस्ट्री, ऊनी उद्योग, इसमें हम नॉर्मली शीप को पालते हैं, याक हो जाते हैं, कैमल हो जाते हैं, जिनसे हमको ऊन मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली हम शीप को पालते हैं वूल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, जिससे ऊन मिलती है। ऊन भी एक रेशा है एनिमल फाइबर। उसके अलावा कोरल रीफ्स। बच्चों, ये मूंगा होता है जो कि समुद्रों के तल पे पाया जाता है। समुद्र में बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं जो फाइलम सीरियनटेटा को बिलोंग करते हैं। मरने के बाद में उनके जो हार्ड शेल होती है वो समुद्र के तल पे जम जाती है, और एक बिल्कुल कलरफुल ब्लू, व्हाइट, रेड कलर का क्या है, एक चमकदार उबड़ खाबड़ खुरदरा सरफेस बन जाता है इसके पास समुद्र के ऊपर। तो इसको हम कोरल रीफ बोलते हैं। इसी को समुद्र में से निकाल करके हम इसको पॉलिशिंग, घिसाई करके स्मूथ बना के इससे हम सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स बनाते हैं। समझ गया, मूंगा की ये चट्टानें कहलाती हैं। ठीक, तो श्रीलंका के चारों ओर, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर कई किलोमीटर दूर तक ग्रेट बैरियर रीफ है, तो कोरल रीफ। कोरल बच्चों ग्रुप में या फिर समूह में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर से जो कि फाइलम सीलियनटेटा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास एंथोजोआ की फाइलम सीलियनटेटा। पर्ल कल्चर, मोतियों का पालन। तो इसमें हम क्या करते हैं, समुद्री जो मोती है या फिर जो फ्रेश वाटर जो पर्ल है उसको हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, तो पर्ल जो ऑर्गेनिज्म बनाता है वो है बच्चों पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, और ये पर्ल ऑयस्टर हमारी फूड वैल्यू के काम तो आता ही आता है, और बड़े साइज का ये मोती भी बना लेता है। समुद्री मोती भी मिलते हैं हमको, खारे पानी में भी इसको कल्चर किया जा सकता है और फ्रेश वाटर में भी किया जा सकता है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद एपीकल्चर आता है, मधुमक्खी पालन। लैक कल्चर, लाख का पालन। बच्चों, लाख होता है ना जिससे हमारे लेडीज के कड़े वगैरह बनते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये जो लाख होता है ये इंसेक्ट के द्वारा सीक्रेट किया गया मटेरियल है। ठीक है, ये भी जंगलों से हम प्राप्त करते हैं, और लाख उत्पादन में हमारा देश नंबर 1 है। समझ में आ गया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लाख का जो उत्पादन होता है वो हमारे देश में होता है, जंगलों में। ठीक, उसके अलावा सेरिकल्चर, यह है रेशम के कीट का पालन, जिससे कि हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखेंगे इनके बारे में एक-एक करके हम डिटेल में देखते हैं, और खासकर प्लांट्स और एनिमल्स, खासकर ये जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स, इनके हमको साइंटिफिक नेम भी याद रखने पड़ेंगे बहुत सारे, ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या, टिम्बर वुड। टिम्बर मतलब कंस्ट्रक्शन योग्य, जो लकड़ी देने वाले प्लांट्स हैं उनको टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स कहते हैं, और जो लकड़ी मिल जाती है मोटे क्षैतिज लठ जो होते हैं, या जो उनका स्टेम होता है मोटा, उसको हम टिम्बर वुड कहते हैं। समझ में आ गया? सो व्हाट इज टिम्बर वुड? द वुड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के निर्माण के लिए जो यूज होती है लकड़ी, उसी को टिम्बर वुड कहते हैं। फर्नीचर कौन सा? कोई भी हमारा फर्नीचर में हमारे टेबल कुर्सियां आ गई, हमारे बेड आ गए, हमारे कबर्ड्स आ गए, हमारे ड्रेसिंग टेबल आ गई, ये सारे फर्नीचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा डोर्स, दरवाजे आ गए, हमारे खिड़कियां आ गई, उनकी फ्रेम्स आ गई, ये सब हमारे क्या है, फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इसके निर्माण में जो भी लकड़ी उपयोग में लाई जाती है उसी को बोलते हैं बच्चों टिम्बर। क्लियर है? चलिए, वुड जो होता है बच्चों पोरस, छिद्रयुक्त मटेरियल है। वुड जो होता है वो जाइलम के फाइबर्स का बनता है। तो वुड इज ए पोरस एंड फाइब्रस स्ट्रक्चरल टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम किसी लकड़ी के तने को काटते हैं तो बच्चों बाहर की ओर जो हल्का लाइट कलर का हिस्सा दिखाई देता है रिंग्स, आउटर साइड में, वो फ्लोएम होता है जो कि फूड कैरी करने वाला टिश्यू, और सेंटर पे जो डार्क कलर का जो लकड़ी होती है, जो हार्डवुड कहलाती है, हार्ड जो लकड़ी है वो होती है जाइलम। तो इसको हम सेकेंडरी जाइलम भी बोलते हैं। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि जाइलम वैसे तो प्लांट में शुरू से ही होता है, बट जब प्लांट बहुत बड़े हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, तो उनका वजन बढ़ जाता है, तो पूरे वजन को झेलने के लिए स्टेम को और मजबूती की जरूरत होती है। तो ओल्ड प्लांट्स में, पुराने प्लांट्स में, जड़ों में और तनों में एक और अलग स्ट्रिप्स जाइलम की बनती हैं, जो कि हर साल बनती ही रहती है। ये तने को मोटा मोटा करते हैं जिससे कि पूरे पेड़ का वो वजन झेल पाए, मजबूती दे उसको, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। तो सेकेंडरी का मतलब पहले से नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हर साल ये बनता रहता है। यही कारण है कि साल दर साल तना मोटा होता रहता है, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ ओल्डर ट्रीज। बहुत पुराने पेड़ों में मिलता है। अब मान लो कोई छोटा सा पतला सा गुलाब का पेड़ है ना, उसका टहनी पतली सी होगी तो उसकी लकड़ी हम यूज नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो हमारा फॉर एग्जाम्पल अमरूद का पेड़ है, तो बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं होता ये, समझ में आएगा? तो इसकी लकड़ी हम यूज नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मोटे जो प्लांट होते हैं जिनके तने मोटे हो जाते हैं, बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं, उन्हीं के हम क्या है, पेड़ों का जो स्टेम है उसको हम कंस्ट्रक्शन लकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, टिम्बर वुड निकालते हैं। अब केमिकली क्या है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। बच्चों सेकेंडरी जाइलम, जाइलम जो टिश्यू होता है ना बच्चों, वो डेड सेल है प्लांट का, उसमें सिर्फ सेल वॉल होती है, और सेल वॉल मेनली किसकी बनती है? सेल्यूलोज की बनती है। और चारों तरफ तो उसके ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में सेल्यूलोज है, बीच में खोखला है जिसमें से पानी और मिनरल्स ट्रेवल करता है। और ये जो सेल्यूलोज फाइबर है, इसकी पूरी ट्यूब पे चारों ओर एक वाटरप्रूफ हार्ड ब्राउनिश कलर के सब्सटेंस की कोटिंग होती है। ये सब्सटेंस कहलाता है लिग्निन। समझ में आ गया? तो ये लिग्निन एक तरह से चारों ओर से इसको लेप कर देता है, इस सेल्यूलोज के फाइबर्स को, और इसी कारण से इतना हार्ड हो जाता है। इट रेजिस्ट कंप्रेशन, वाटरप्रूफ हो जाता है, और ये मैकेनिकल मजबूती स्ट्रेंथ भी देता है। तो मतलब लकड़ी जो है अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल लेते हैं तो भी वो जल्दी से टूटती नहीं है। आपने देखा होगा जो आरसीसी की जो छत है, कितना वजन सरियों का होता है, पूरे रोडी मिक्सचर जो होता है, पूरा कंक्रीट वर्क उसके ऊपर डालते हैं, और सारी बल्लियां वजन झेल लेती हैं, पूरी छत का टनों टनों वजन झेल लेती हैं। इसका मतलब जबरदस्त इसमें क्षमता होती है वजन को झेलने की। समझ में आ गया कि नहीं? कभी देखा होगा बांस वगैरह अभी बहुत ऊंचे होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो बड़ी बड़ी मॉल्स होती है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, उनका जो बाहर से जब उसको प्लास्टरिंग करते हैं तो उसका जो फ्रेमवर्क होता है लकड़ियों को, बल्लियों का ही बनाया जाता है ढांचा, वो बैम्बू की होती है या फिर बल्लियां होती है, तो मतलब बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है खूब, और क्या है, रेजिस्ट कंप्रेशन, दबता नहीं है, पिचकता नहीं है, लोड झेलने की क्षमता बहुत होती है टिम्बर वुड। चलिए, कुछ मेन टिम्बर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन कौन से? तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मली छोटा क्वेश्चन क्या आ जाता है, टिम्बर किस काम आता है? टिम्बर जो होता है, या वुड को केमिकली किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेकेंडरी जाइलम होता है, सेल्यूलोज का बना है, ठीक है। और वुड में हार्डनेस देने वाला, वाटर प्रूफिंग करने वाला एजेंट है लिग्निन, जिसको ब्राउन कलर देता है, ठीक है कि नहीं? क्या तो सेकेंडरी जाइलम, ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हमारे, टीक। बच्चों टीक संसार में सबसे ए ग्रेड लकड़ी मानी जाती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो फर्नीचर की होती है लकड़ी, वो होती है क्या? टीक होती है, ठीक है कि नहीं? क्या और ये पॉलिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो कारपेंटर्स की नंबर 1 पसंदीदा लकड़ी मानी जाती है टीक की। हिंदी में इसको सागवान बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों टेक्टोना ग्रैंडेस। समझ में आ गया? टेक्टोना ग्रैंडेस, ओके। तो ग्रैंड मतलब बहुत ही तरह से शानदार फर्नीचर का लुक आता है इसका। और एक तरह से और इसको भी याद रख सकते हैं कि अगर सपोज कोई पर्सन फर्नीचर बनाता है ना इसका, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, कीड़ा नहीं लगता, मजबूत होता है, तो पीढ़ियों तक फर्नीचर चलता है।
आज हमने बनाया तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी उस फर्नीचर को एंजॉय कर सकते हो, तो ग्रैंड शब्द यहाँ से भी ले सकते हैं। और शानदार फर्नीचर लगता है, वो बहुत ही ए क्लास फर्नीचर लगता है, ठीक है। तो टीक, सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस, जो बड़े बड़े पत्ते आते हैं इसके, थाली के जैसे बड़े बड़े, और खूब ऊंचा 50-50 60-60 फीट तक ये ऊंचा प्लांट चले जाता है, मोटा। एक प्लांट का आज बीज बोया तो लगभग ये 20 साल में बन के तैयार हो जाता है, और काफी महंगी, सबसे महंगी लकड़ी इसकी आती है। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा है शीशम का प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है दालबर्जिया सिसु। बच्चों जो भी साइंटिफिक नेम हम लिखेंगे ना, पहला जो होता है वो साइंटिफिक नेम जो होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ये होता है हमारा जीनस नेम, अगला स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ये मैंने प्रिंट किया है तो प्रिंटेड में ये इटैलिक्स में दिख रहा होगा, हल्का सा टेढ़ा है ये फॉन्ट, और आप लोग जब इसको लिखोगे हैंड रिटन तो आप हमेशा इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करोगे। हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था ना कार्लस लिनियस ने, तो उनके मुताबिक जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है, जीनस और स्पीसीज नेम को। चलिए शीशम, इसका साइंटिफिक नेम है दालबर्जिया सिसु। समझ में आ गया? इसकी भी बहुत अच्छी मजबूत लकड़ी मानी जाती है, कीड़ा नहीं लगता। अगला है साल की लकड़ी, इसको बोलते हैं शोरिया रोबस्टा। रोबस्ट होता है हट्टा कट्टा, तो इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है बच्चों। ये लकड़ी हम नॉर्मली हमारे दरवाजों की चौखट पे लगाते हैं, काफी भारी लकड़ी होती है, डेंसिटी काफी ज्यादा होती है इसकी, लोहे को जैसे भारी लगती है। और बच्चों ये हाईली कंप्रेशन रेजिस्टेंट है, और पुराने समय में जो रेलवे ट्रैक होते थे तो रेलवे ट्रैक की जो पटरियां होती है, पटरियों के नीचे आजकल तो सीमेंट के ब्लॉक्स बिछाए जाते हैं, पहले बच्चों बहुत पुराने रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो उस समय साल की लकड़ियों के ब्लॉक्स बिछाए जाते थे। समझ में आ गया? इतनी मजबूत लकड़ी है, पानी से गलती नहीं है, फूलती नहीं है, धूप बारिश का कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कीड़ा इसमें लगता नहीं है, और बहुत ज्यादा कंप्रेशन को झेलने वाली लकड़ी है। तो इससे रेलवे ट्रैक्स के स्लीपर्स या उसके जो स्लीपर्स होते हैं ब्लॉक्स वो बनाए जाते थे। आजकल बहुत कम हो गए हैं जंगल, तो इसलिए आज हम सीमेंट के ब्लॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो साल, शोरिया रोबस्टा। उसके बाद आता है हमारा रोहिड़ा। रोहिड़ा बच्चों इसको मारवाड़ टीक के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी भी, तो रेगिस्तान में ये टीक के बराबर है, रेगिस्तानी टीक कहलाता है। इसके जो पत्ते होते हैं बच्चे, पत्ते बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पत्तों में ऐसे 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 लहरें सी होती है, मतलब समझ आ गया? तो ये जो उबड़ खाबड़ ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें लहरें सी होती है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अंडुलेशन बोलते हैं। अंडुलेशन मतलब होता है अनइवन, जैसे हमारी धरती है, मान लो धरती में से उबड़ खाबड़ हो जाए, ऊंचा नीचे लहरें हो, तो अंडुलेशन कहते हैं उसको। तो इसका जो पत्ता है वो अंडुलेटिंग है, और इसी कारण से इसका नाम अंडुलेटा है, टेकोमेला अंडुलेटा। तो बड़े बड़े ऑरेंज कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं, बहुत दूर से सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो रोहिड़ा, मारवाड़ टीक, टेकोमेला अंडुलाटा, ओके। उसके बाद आता है हमारा लास्ट खेजड़ी। इसको हम राजस्थान का स्टेट ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विष्णु कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है खेजड़ी, जिनका रिलीजियस ट्री माना जाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो खेजड़ी ट्री है इसी को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में जाटी का पेड़ बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? देखा होगा आपने, यहाँ खूब मिल जाता है, राजस्थान में बहुतायत में मिलता है ये, ठीक है। और जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ज्यादा निखर के ज्यादा ग्रो करता है, स्लो ग्रोइंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, ठीक। तो ये हमारे कुछ हो गए टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। अगला चलते हैं हमारे रेशे देने वाले प्लांट्स कौन से, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कौन से। तो बच्चों फाइबर क्या होता है? फाइबर हिंदी में कहते हैं इसको रेशा। तो रेशा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, मोटाई कम होती है। समझ में आ गया? तभी तो धागा जैसा लगेगा ना वो, ठीक है। तो फाइबर इज नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस। भाई ये प्राकृतिक भी होता है और ये मैनमेड भी होता है। तो मैनमेड आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़े थे, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह खूब सारे, ठीक है, नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, ठीक है। तो फाइबर जो है हमारा नेचुरल या सिंथेटिक हो सकता है, दैट इज सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन इट्स विड्थ। उसकी लंबाई जो होती है काफी ज्यादा होती है मोटाई के मुकाबले। एंड फाइबर्स दे आर ऑफन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स। कहाँ यूज होते हैं ये? किसके निर्माण में? कपड़े बनाए जाते हैं, थैले बैग बनाए जाते हैं, रस्सियां बनाई जाती हैं, ब्रूम्स झाड़ू बनाई जाती है, मैट बनाई जाती है, और बास्केट्स वगैरह बनाई जाती है, टोकरियां वगैरह। समझ में आ गया? तो ये कई प्रकार के काम है इसके फाइबर्स के। इवन गर्मियों में जो बीजने होते हैं वो भी क्या है, इसी के बनते हैं। फाइबर हमारा वो मिलता है हमको बैम्बू के स्ट्रिप्स से, समझ में आ गया, बांस से मिलता है। चलिए सम फाइबर यील्डिंग प्लांट, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशे देने वाले प्लांट्स कौन से? सबसे पहला आता है जूट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को या जूट जो होता है, हिंदी में भी इसको जूट ही कहते हैं। तो इससे बोरी बनती है बच्चों। आपने सूतली या बोरी वाला आइटम देखा होगा जिसमें हम अनाज वगैरह स्टोर करते हैं ना, बोरी। तो बोरी वाला जो मटेरियल है वो जूट है, बट इसी को हम पटसन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पटसन, ठीक है। और ये बच्चों वेस्ट बंगाल में, बिहार में खूब होता है। वेस्ट बंगाल इसका मेन सेंटर है, ठीक है, पटसन का। तो साइंटिफिक नेम इसका है कॉर्कोरस कैप्सुलारिस, क्लियर। देन अगला हमारा कॉटन। इसको साइंटिफिक नेम इसका है गोसिपियम स्पीसीज या गोसिपियम हर्बेशियम भी कहते हैं। गोसिपियम स्पीसीज बोल दो या फिर गोसिपियम हर्बेशियम, हर्ब है ये, ठीक है कि नहीं क्या। तो कॉटन, तो
ये हमारा सेकंड हो गया कॉटन, ठीक है कि नहीं क्या। तो कॉटन की जो बॉल्स होती है सफेद सफेद, उसका फ्लावर से बाद में बॉल बन जाता है, उसमें रुई लगती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो एक बार कॉटन का प्लांट लगाए 3-4 साल तक उससे हमको फसल मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सन हेम, हिंदी में इसको सन ही कहा जाता है, ठीक है। सफेद कलर का बच्चों रेशा आता है बिल्कुल, ये जूट का थोड़ा कलर डार्क होता है, इसका थोड़ा ज्यादा लाइट कलर होता है। तो ये होता है क्रोटोलारिया जुन्सिया साइंटिफिक नेम, ठीक है, क्रोटोलारिया जुन्सिया। और इससे बच्चों आपने देखा होगा, गर्ल्स ने खेला होगा बारबी डॉल वगैरह, उसके जो हेयर होते हैं क्रीमिश कलर के होते हैं ना, बिल्कुल ब्राइट रेशा जो आता है वो इसी का बनाया जाता है। कई प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स वगैरह बनाए जाते हैं इससे, ठीक है, मैट्स बनाई जाती है, रोप्स बनाई जाती हैं, ठीक है, सन हैम। उसके बाद आता है हमारा कोकोनट। तो कोकोनट का जो नारियल का जो ऊपर का जो रेशा होता है, नारियल के अंदर का तो नट है, नट के ऊपर का जो रेशा होता है, उसी रेशे से फाइबर जो होता है निकलता है, उसको हम कॉयर बोलते हैं। तो इससे हम क्या है, एक प्रकार की मैट्स, रूफ्स, ये चीजें बनाते हैं। और उसका जो पत्ती होती है उससे हम रूफ जो होती है उसको थैचिंग, जो छान बनाते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। नारियल झाड़ू भी बनती है उससे, ब्रूम जो मैंने बताया था। ये सब किससे बनता है, कोकोनट से, पत्तियों से भी बनता है, और कोकोनट का जो ऊपर फाइब्रस मेटल होता है उससे बनता है। तो उससे हम मैट्रेस वगैरह भी बनाते हैं, कॉयर मैट्रेस वगैरह, या फिर जो डोर स्टेप पे हम कई बार उस प्रकार का एक डोर मैट डाल देते हैं, ठीक है कि नहीं, जो कि कोकोनट के उसका बनता है। तो ये एक स्मॉल स्केल जो है, ये एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप किया गया है, ठीक है ना। तो साउथ में बहुत ज्यादा इसके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है हमारा, या कॉटेज इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं इसको। अगला हमारा है बैम्बू, बांस। बांस का साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वुल्गैरिस, ठीक है। तो ये बांस भी कई जगह यूज होता है हमारा, इसके पतले पतले स्ट्रिप्स को काट करके हम इससे कई बार तो जो हैंड फैन होते हैं वो बना लेते हैं, बास्केट्स वगैरह बना लेते हैं, हैट्स वगैरह बना लेते हैं, कई प्रकार की चीजें बांस से भी बनती है, टोकरियां वगैरह बन जाती है, बास्केट्स वगैरह। चलिए अगला हमारा है मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनसे हमको कोई ना कोई प्रकार की दवाइयां मिलती है, बट जो दवाइयां हमको प्लांट के अलग अलग हिस्सों से मिलती है, और अलग अलग जो प्लांट के हिस्से होते हैं वो अलग अलग मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। किसी में कुछ मेडिसिनल तत्व बनता है, किसी में कुछ मेडिसिनल तत्व बनता है। तो मैनी केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में जो है चिकित्सीय गुण वाले, औषधीय गुण वाले अलग अलग तत्व हमारे को मिलते हैं। और ये अलग अलग हिस्से प्लांट के कौन कौन से हो सकते हैं, ये सीड हो सकता है, ये फ्रूट्स हो सकते हैं, फल, ये फ्लावर्स हो सकते हैं, लीफ पत्ती हो सकती है, स्टेम या उसका छाल बार्क भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल इंपॉर्टेंट जो हमारे प्लांट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, और उनके साइंटिफिक नेम भी हैं, मैं हिंदी में बता दूंगा। तो सबसे पहले आता है बच्चों फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। नॉर्मली स्टेम जो होता है बच्चों जमीन के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें स्टेम जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली फ्लैट, ऐसे ऊपर की ओर नहीं, ऊपर नीचे वर्टिकल नहीं ग्रो करता, हॉरिजॉन्टली फ्लैट ग्रो करता है। हमारा ये हल्दी में ऐसा ग्रो करता है, हमारा अदरक में ऐसा ग्रो करता है, हमारा बनाना में ऐसा ग्रो करता है, अरबी में ऐसा ग्रो करता है। राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं, राइजोम। तो बच्चों केले का जो प्लांट है, जो ऊपर जमीन के ऊपर दिखता है सब पत्ती है, स्टेम उसका जमीन के अंदर होता है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनको राइजोम बोलते हैं। तो कुछ हमारे एग्जांपल्स है मेडिसिनल प्लांट के। टर्मरिक बच्चों, तो टर्मरिक का साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लॉन्गा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल पाया जाता है कुरकुमिन, जो उसको येलो कलर भी देता है। और बच्चों ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, कई प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम्स में भी यूज होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा विको टर्मरिक, ठीक है कि नहीं का। तो ये हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम में, कई लोग क्या होता है, कई बार चोट वोट जख्म लग जाती है, बीमार होते हैं, तो हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, ठीक है कि नहीं का। तो इससे क्या होता है, तुरंत जो होता है, जो भी शरीर में बैक्टीरिया जर्म्स घुसते हैं वो मारे जाते हैं, ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो टर्मरिक बहुत इंपॉर्टेंट औषधीय गुण वाला प्लांट है। उसके बाद अगला आता है हमारा जिंजर। जिंजर मतलब अदरक। साइंटिफिक नेम इसका जिंजीबर ऑफिसिनैल, जिंजीबर ऑफिसिनैल। इसको हम अदरक के जूस को हम क्या है, कई बार काली मिर्च के साथ में या शहद के साथ में खांसी को क्योर करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, अदरक जो होता है बहुत ही अच्छा कफ एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, कफ वगैरह को क्योर कर देता है, हिकअप्स को क्योर कर देता है। तो जिंजर एक बहुत ही अच्छा ये हमारा जो डाइजेशन तंत्र है, जो पाचन तंत्र है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। तो कई प्रकार से अदरक हमारे लिए हेल्पफुल है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है अदरक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो जिंजीबर ऑफिसिनैल। अगला हमारा जो है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स का मतलब होता है बच्चों, जो जड़ होती है ना, जड़, उसमें कई जगह कुछ छोटी छोटी गांठें पड़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी रूट्स होती है, उसको ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लांट है इंडियन स्नेक रूट, इसी को हम सर्पगंधा नाम से जानते हैं बच्चों। आंकड़े की तरह थोड़े छोटे आंकड़े से पतले, आंकड़े से थोड़े से पतले, बट शेप वैसा सही होता है, थोड़े छोटे साइज के पत्ते होते हैं इसके। और इसकी जो रूट्स होती है उसमें बहुत बेकार स्मेल आती है, ठीक है। तो ये स्मेल जो होती है, ये स्मेल ही जो होती है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के कारण होती है, और इसी के कारण क्या होता है, इसका जो है
वो मेडिसिनल गुण होता है। तो इसकी जो जड़ें होती है, जड़ें इस प्लांट को खोद देते हैं, इसकी जड़ें हैं उसको काट के सुखा लेते हैं, उसको पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, और वो जड़ों के पाउडर को सेवन किया जाता है। ये जो सर्पगंधा है बच्चों, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, अनिद्रा में काम आता है, ठीक है, उसके अलावा मेंटल एंग्जाइटी को रिलीव करता है, और साथ में ये रूमेटिज्म की बहुत अच्छी दवा है। रूमेटिज्म होता है बच्चों गठिया, जोड़ों का जो दर्द होता है ना, उसकी बहुत बेहतरीन दवा बनती है, किससे? सर्पगंधा से। तो आयुर्वेद में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है बच्चों, ठीक है कि नहीं का? तो इंडियन स्नेक रूट या फिर सर्पगंधा, रॉबुल्फिया सर्पेंटिना, सर्पेंट मतलब क्रॉलिंग जो होता है, सांप को सर्पेंट कहा जाता है। तो उसकी जो जड़ होती है ना, जड़ वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, समझ में आ गया? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सर्पगंधा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे मेंटल डिजीज जो होती है, अनिद्रा, नींद की गोलियां बनती है बच्चों से, ठीक है। अगला हमारा बच्चों है व्हाइट मूसली। व्हाइट मूसली, सफेद मूसली बोलते हैं। ये जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रोनाउंस करने के काम आते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है बिल्डअप, उसको और ज्यादा वो स्ट्रेंथन कर देता है, ठीक है कि नहीं? मेलनेस को इंक्रीज करता है। और इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, दवाई बनाई जाती है सफेद मूसली से। उसके अलावा हमारे अगला क्या है? बार्क से मिलने वाली दवाइयां। बार्क मतलब पेड़ की छाल। तो छाल से बच्चों दो मेन प्रकार की दवाइयां मैं बता रहा हूँ। एक है हमारा क्विनाइन ट्री जो होता है, उसे क्विनाइन नामक दवाई मिलती है। प्लांट का नाम क्विनाइन ही है। हाँ, साइंटिफिक इसका नाम है सिंकोना ऑफिसिनालिस। बच्चों ये जो प्लांट है क्विनाइन, साइंटिफिक नेम है सिंकोना ऑफिसिनालिस। इसकी छाल से मलेरिया की दवाई मिलती है, और ये जो मलेरिया की दवाई है ये क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन, ठीक है बच्चों। अभी हमने इस कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए कई कंट्रीज को हमने क्या है, ये दवाई काफी इफेक्टिव मानी गई थी। दवाई का नाम था क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोराइड। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम से जाना जाता है, एच और HCQ, हाइड्रोक्लोरोक्विन। क्लियर है? ये दवाई हमने कई कंट्रीज को भेजी थी बहुत ही कम कीमत पे, क्योंकि इफेक्टिवली क्या कोरोना को फाइट करने के लिए ये काफी हेल्पफुल है। तो ये क्विनाइन प्लांट से हमको मिलती है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, मलेरिया की दवाई है, ठीक है। तो क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, ये दो मेडिसिन इससे निकलती है। अगला हमारा अर्जुना प्लांट। इससे बच्चों कई प्रकार के हमारे को ड्रग्स मिलती हैं, दवाइयां मिलती है। जो बच्चों की जन्म घुट्टी होती है वो, उसमें भी इसको मिलाया जाता है, उसकी छाल से मिलता है, ठीक है। डाइजेशन तंत्र को सुधारता है ये। टर्मिनालिया अर्जुन, ठीक है, तो कई जगह मेडिसिनल वैल्यू का है ये अर्जुना, टर्मिनालिया अर्जुना इसका साइंटिफिक नेम है। अगला हमारा पत्तियों से मिलने वाली दवाई है। तो बच्चों पत्तियों से हमारे को मिलती है एलोवेरा। एलोवेरा सब जानते हो आप, ठीक है, ग्वार पाठा बोलते हैं हिंदी में इसको। साइंटिफिक नेम इसका एलोवेरा ही है, समझ में क्या? तो ये हमारे क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत काम आते हैं ये, और इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, ठीक है, और त्वचा के निखार के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये कई प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम्स बनते हैं। बाबा रामदेव तो इसके कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, जेल वगैरह बनाया जाता है, फेस वॉश बनाए जाते हैं। तो ये है एलोवेरा, जिसकी पत्तियों का जेल काम आता है। उसके अलावा बेसिल मतलब तुलसी। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसीमम सेप्टम, ठीक है। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, खांसी जुकाम में काम आ जाता है हमारा, ठीक है कि नहीं? मक्खी मच्छरों को दूर भगाता है ये, ठीक है, और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ये प्लांट है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है तुलसी, ठीक है, बेसिल। चलिए, तो ये पत्तियों से मिलने वाली दवाइयां होगी। फिर अगला हमारा फल, फ्रूट्स। फ्रूट से मिलने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है ओपियम। ओपियम होता है बच्चों अफीम। छोटा सा पौधा होता है 3-4 फीट का, इसके टॉप पे एक फूल लगता है, फूल बाद में एक फल में कन्वर्ट हो जाता है। कच्चा फल जो होता है, उस कच्चे फल में कुछ कट्स लगा देते हैं, जिससे कि उसका दूध जैसा लेटेक्स निकलता है, और इसी मिल्की लेटेक्स को सुखा करके 25-30 प्रकार के अलग अलग एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग्स निकाली जाती है। और इससे कई प्रकार की हमारी पेन किलर ड्रग्स जो होती हैं, या फिर मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए दवाइयां बनाई जाती है, समझ में आ गई? ओपियम। लेकिन कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। हमारी कई जो इसकी जो नशे की दवाइयां हैं वो भी बनती है इससे। फॉर एग्जांपल हमारी हीरोइन, पेपेवराइन, कोडीन, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो सारी की सारी ओपियम से मिलती है। तो साइंटिफिक नेम इसका आप जानते हो, पेपेवर सोमनिफेरम। उसके बाद हमारा बच्चों आता है आंवला। इसी को हम इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या साइंटिफिक नेम इसका क्या? फाइलेंथस एम्बिका। तो आंवला का रस जो होता है बहुत ज्यादा अच्छा स्किन के लिए, आंखों के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो हमारे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें आंवला का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आंवला का चूर्ण भी आता है, आंवला के जूसेस भी आते हैं, मुरब्बा भी बनता है, कई रूपों में आंवला हम सेवन कर सकते हैं। और इवन हमारा जो आयुर्वेदिक जो औषधि है डाबर च्यवनप्राश, किसी भी ब्रांड का च्यवनप्राश ले लो, उसमें लगभग 80% वेट जो होता है बच्चों आंवला का ही होता है, समझ आ गया? तो इंडियन गूसबेरी। ये कुछ हमारे बच्चों मेडिसिनल यूजेस वाले क्या थे? प्लांट्स थे। तो इनके सबके साइंटिफिक नेम एक एक दो याद करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? नेम एनी टू प्लांट्स whose fruits are of medicinal value, leaf is of medicinal value। तो या जिनके लीफ से हमको मेडिसिन मिलती है, फ्रूट से मेडिसिन मिलती है, जिनकी रूट से हमको मेडिसिन मिलती है, बार्क से मिलती है। तो आपको
पार्ट दे देंगे प्लांट का हिस्सा और आपको प्लांट का नाम लिखना होगा, दोनों साइंटिफिक नेम एज वेल एज इंग्लिश नेम, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला आता है हमारा यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स। अब वैसे तो इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन हमारे कई बार बहुत काम के भी है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे जो इंसेक्ट्स की मदद से हम ले सकते हैं। सबसे पहला बच्चों एक इंसेक्ट आता है स्केल इंसेक्ट। ये बच्चों कैक्टस के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है? कैक्टस। इसका मेन भोजन कैक्टस होता है, ठीक है कि नहीं, ओपुंस या फिर कैक्टस। अब ये जो स्केल इंसेक्ट है कैक्टस के जूसी पार्ट पे फीड करता है, लेकिन अगर ये इंसेक्ट्स को हम कलेक्ट करके सुखा ले, मरने के बाद में सुखा ले और इनके पाउडर चूर्ण से एक डाई मिलती है, टैनिन, एक डाई मिलती है, समझ आ गया कि नहीं? क्या ये कलर है, ठीक है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डलता है। ये कलर कहाँ डलता है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डलता है। एंड कॉकिनॉल कलर्स विच आर यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट। तो टैनिन मिलता है डाई और कॉकिनॉल, तो उस जो इंसेक्ट उसका एक्चुअल नेम है कॉकिनियल इंसेक्ट। कॉकिनियल इंसेक्ट से जो हमको कलरफुल सब्सटेंस मिलता है वो होता है कॉकिनॉल। क्या मिलता है? उनका जो खोल सूखा हुआ तो उससे कॉकिनॉल मिलता है और एक कई प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल क्या हो गया? फॉर एग्जांपल आपके जो होते हैं कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, आपके फेस पैक होते थे, तरह तरह के लिपस्टिक्स वगैरह होती है, ठीक है कि नहीं, क्या हेयर डाइज वगैरह होती है, इनमें तरह तरह के कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। उसके बाद हनी बीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है हमारे, बहुत कामकाजी जीव है। हनी बीज हनी प्रोड्यूस करते हैं और हनी जो होता है अल्सर्स के लिए, अंदरूनी जो घाव होते हैं, मुंह के छाले होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए स्किन टोनर। हमारी जो स्किन होती है बच्चों, स्किन उसको सॉफ्ट सपल यंग बनाने के लिए, उसको चमकदार बनाने के लिए क्या है ये यूज किया जाता है। तो कई इसको क्या है जो स्पा सेंटर्स होते हैं या फिर कई जो हमारे क्या होते हैं ऐसे सेंटर्स जहाँ पे कि क्या है जहाँ पे क्या ब्यूटिशियंस इसको यूज करते हैं, तो स्किन वगैरह पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, स्किन को सॉफ्ट सपल और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए। पार्लर्स वगैरह में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है कि नहीं? चलिए उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए स्लिमिंग एजेंट, और ये अननेसेसरी जो फैट होता है ना हमारी बेली के अराउंड, उस फैट को कट करता है। तो रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ में अगर 1 या 2 चम्मच शहद मिला करके जस्ट खाली पेट पी लिया जाए, 1-2 महीने तक सेवन करने से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, अननेसेसरी फैट चर्बी जो होती है वो मेल्ट होती है और पर्सन दुबला हो सकता है। तो फैट स्लिमर्स डाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो हनी जो होता है वो शहद जो होता है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेने से इंसान अपने फैट को कम कर सकता है, बेली फैट को जो स्टमक के अराउंड होता है। अगला हमारी ब्लिस्टर बीटल्स, इल्लियां होती हैं कुछ शरीर पे रेड रेड कलर के स्पॉट्स, दाने होते हैं, ठीक है। इनसे हमको एक मेडिसिन मिलती है बच्चों, कैंथेरिडीन। मेडिसिन का नाम क्या है? कैंथेरिडीन। और ये हेयर फॉल की दवा, समझ आ गया कि नहीं? किसकी दवा है ये? जैसे आपने वो देखा होगा ना ब्रिंघराज, ब्रिंघा, ये एक औषधि है, प्लांट है ये, बट हेयर फॉल की जो हमारी एलोपैथिक दवाई आती है वो किससे आती है? इन ब्लिस्टर बीटल से आती है। तो अगर इस दवाई को हम सर पे लगाते हैं तो उससे हेयर फॉल वाली जो बाधा है वो रुक जाती है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं, रूसी और बाल झड़ना कम हो जाएंगे। तो हेयर फॉल की दवा बनती है ब्लिस्टर बीटल से, ठीक है, कैंथेरिडीन नामक दवा। उसके बाद सम इंसेक्ट्स फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट एज स्कैवेंजर्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो डेड प्लांट्स पे, एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनको भोजन की तरह यूज करते हैं, सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं, उनको हटा देते हैं हमारे पर्यावरण से। दीमक आ गया इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं, टर्माइट्स जिसको बोलते हैं। अगला हमारा कार्बनिक एसिड बच्चों, ये कार्बनिक एसिड उसी से बनता है, कॉकिनियल इंसेक्ट जो मैंने बताया था ना, कैक्टस पे पलता है। तो कार्बनिक एसिड जो होता है ये किससे निकलता है? कॉकिनियल इंसेक्ट से मिलता है, विच इज यूज फॉर ट्रीटिंग वूपिंग कफ। बच्चों ये वूपिंग कफ छोटे बच्चे में होती है, कुकर खांसी बोलते हैं इसको। सांस बच्चा लेता है तो सीटी सी बजती है गले के अंदर। तो वूपिंग कफ की जो दवाई होती है उसमें कार्बनिक एसिड यूज होता है जो कि आता है इंसेक्ट से। एंड कार्मीन, इट इज यूज इन फूड कलर्स एंड इन लिपस्टिक्स। कार्मीन जो होता है देखो कीड़ों से मिलने वाला है कलर, और ये फूड्स में यूज होता है, कई प्रकार के सिंथेटिक जो कलर्स होते हैं फूड्स उसमें यूज होता है ये, और लिपस्टिक में भी इस कलर को यूज किया जाता है, रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। तो लिपस्टिक के अलग अलग टोन्स में इसको यूज करते हैं, कलर टोन्स में। इसके अलावा जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रोडक्ट है लाख, लैक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में लैक बोलते हैं, हिंदी में लाख, जिससे कड़े चूड़े वगैरह बनाए जाते हैं ना, लाख। आपने गोल्ड की ज्वेलरी देखी होगी, तो गोल्ड का जो कंगन वगैरह होता है वो ऊपर से पत्तीदार ही होता है, अंदर से उसको लाख भरना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, क्या, ताकि वो टिका रहे, अदरवाइज वो मुड़ सकता है, कमजोर होता है वो। पूरा सोना भरेंगे तो वजन ज्यादा हो जाएगा, महंगा बहुत पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, खोखला बनवाते हैं डिजाइन और अंदर से लाख भरवा लेते हैं, समझ आ गया? तो जो लैक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसेक्ट से मिलता है, लैक इंसेक्ट, लेसिफर लक्का इंसेक्ट का नाम है, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अलग से नोट है उसके ऊपर। और सिल्क हमको मिलता है रेशम के कीड़े से, ठीक है कि नहीं, क्या बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वर्म का नाम है, तो उससे हमको सिल्क भी मिलता है, लाख भी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमारे।
उसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों हमारे खेतों में फार्मर्स की हेल्प करते हैं पॉलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पॉलिनेशन बढ़ेगा तो फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा, तो अनाज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज्यादा हमको अनाज का उत्पादन होगा। तो बहुत अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये कुछ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं किसके, इंसेक्ट्स के। तो इसमें छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ सकता है, खासकर कैंथेरिडीन कोकिनिल इंसेक्ट से मिलने कार्बनिक एसिड जो होता है वो कब की दवाई, कैंथेरिडीन हेयर फॉल की दवाई, और कई प्रकार के हमारे डाइज वगैरह बनती है। चलिए अगला हमारा इंडस्ट्री है कौन सी, डेयरी इंडस्ट्री, दूध इंडस्ट्री। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग जो होता है बच्चों, तो कृषि का ही, खेती का ही एक अंग है। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री में डेयरी फार्मिंग। तो बच्चों अगर हम खेती करते हैं सपोज, तो हमारे पास खेत होते हैं, और खेतों के साथ साथ यदि हम सपोज पशुपालन का काम भी करते हैं तो हमको डबल लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, खेती बाड़ी करेंगे तो हमको खेती बाड़ी से जो चारा अनाज मिल जाएगा, अनाज के बाद बहुत सारा स्ट्रॉ चारा भी तो मिलता है, वो चारा हम पशु को खिला सकते हैं। पशुओं से हमको क्या मिलेगा, बहुत सारा गोबर डंग मैन्योर मिलेगा, वो मैन्योर हमारे खेतों में काम आ सकते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझ में आ गया? तो डेयरी फार्मिंग जो होता है एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में डेयरी फार्मिंग हैज बिकम ए प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड विद चांसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। पिछले कुछ दशकों में जो डेयरी फार्मिंग है एक बहुत ही लाभ वाला बिजनेस बन गया है, बहुत ज्यादा इसमें मुनाफा है, और इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है हम अलग अलग गतिविधियां इसमें अंडरटेक कर सकते हैं, हम क्या अपने बिजनेस का दायरा बढ़ा सकते हैं, अलग अलग क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो स्टार्ट कर सकते हैं पशुपालन से, खेती बाड़ी पशुपालन। अपार्ट फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन, तो मेन तो आइडिया होता है दूध बनाना, दूध पाना। तो बहुत सारे पशु पाल लिए हमने, डेयरी खोल ली तो दूध मिलेगा। अब एक्सेस दूध जो होता है भाई कुछ तो बेच दो। फालतू जो दूध होता है उससे हम कई प्रकार के प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं, बटर मक्खन बना सकते हैं, बटर मिल्क लस्सी पैक करके बॉटलिंग प्लांट लगा सकते हैं, चीज पनीर बना सकते हैं, कर्ड दही बना सकते हैं। दही बच्चों दूध से भी महंगा जाता है। उसके अलावा मावा निकाल सकते हैं, मावा मशीन लगा करके मिठाइयां बना सकते हैं, कन्फेक्शनर्स रसगुल्ले वगैरह फॉर एग्जांपल बीकानेर की बहुत ज्यादा फेमस है। मिल्क पाउडर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। ये इतने सारे क्या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सबकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। खासकर हमारा देश तो फेस्टिवल्स का देश है, हर आए दिन हमको मीठा खाने का बहुत शौक होता है, अधिकतर हमारी मिठाइयां दूध से बनती है। ठीक है, और अगर दूध की कमी होती है तो फिर कई इसके जो है नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं। फॉर दिस लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड। ये सब बनाने के लिए हमको खूब ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन की जरूरत होती है, हेंस लार्ज फार्म्स आर मोर प्रॉफिटेबल। अब मान लो किसी ने डेयरी खोल दी, 3 4 5 पशु बांध लिए, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। 100 200 500 1000 पशु के साथ जो बहुत लार्ज स्केल पे खोलता है ना, उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। समझ आ गया? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बफेलोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैंस जो होती है उसका दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध का जो है वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, दूध ज्यादा नहीं देती, बट दूध का जो क्वालिटी होती है ना, उसका जो गाढ़ापन होता है, उसका जो फैट कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है। यही कारण है कि जो बफेलोज है उसका दूध बहुत महंगा मिलता है। ठीक है कि नहीं? और जो हमारी विदेशी कई गाय की नस्लें हैं वो एक एक दिन में 30 30 लीटर दूध दे देती है, उसको 3 3 बार मिल्क करना पड़ता है, बट उनके मिल्क बहुत ही पतला होता है, फैट कंटेंट बहुत कम होता है। तो बच्चों 25 28 रुपए किलो में ही, मुश्किल से 20 22 25 रुपए किलो में डेयरीज में बिकता है। डेयरीज में उसको बॉटलिंग करके क्रीम निकाल लेते हैं, और उसको फिर क्या टोनिंग करके उसको हम थैली में पैक कर देते हैं, और थोड़ा सा 5 10 रुपए इसको और बढ़ा लेते हैं, 30 35 40 रुपए किलो तक वो हमको घरों में पड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या लेकिन अगर प्योर किसी बफेलो का मिल्क लेते हैं तो बच्चों 55 60 रुपए से कम नहीं पड़ता, बड़े शहरों में 70 75 रुपए लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, घी बटर ज्यादा निकलेगा। क्लियर? तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द मिल्क इज रिच इन फैट, फैट ज्यादा होता है, थिक इन कंसिस्टेंसी, गाढ़ा ज्यादा होता है दूध। ठीक है, सिमिलरली गुड ब्रीड्स ऑफ काउ दैट यील्ड मोर मिल्क आर आल्सो, और ज्यादा दूध देने वाली गायों की भी बहुत सारी नस्लें हमारे देश में पाली जाती है। हमारे देश में करीब बच्चों बफेलो की 15 20 के करीब नस्लें, गायों की 50 55 के आसपास नस्लें हैं जो कि बहुत अच्छा दूध देती है। ठीक है, चलिए तो कुछ बफेलोज की, गायों की और गोट मतलब बकरियों की कुछ अच्छी नस्लों के नाम यहाँ दिए गए हैं, तो इनमें से कुछ दो चार आप याद कर लेंगे। बफेलोज की बच्चों अधिकतर जो नस्लें हैं ना वो नदियों के नाम पर है। मुर्रा बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, ओरिजिनल ये हरियाणा की है, बट अभी 3 हरियाणा राजस्थान और इवन गुजरात इन तीनों ही राज्यों में मिलती है। मुर्रा काफी बड़ी हाइट की बफेलो है ये। जाफराबादी, सूरती सूरत से है ये, भदावरी, महसाना, नीली, रावी, गोदावरी, कुंडी, गोदावरी नदी है, रावी नदी है, भदावरी, ये सब नदियों के नाम है बच्चों। ठीक है कि नहीं? तो उसी से क्या है इनका बफेलो का नाम पड़ा। समझा गया? बुर्रा, जाफराबादी, सूरती, भदावरी, महसाना, ये महसाना गुजरात की वैरायटी, नीली रावी, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगला क्या है
गोदावरी ये महाराष्ट्र की वैरायटी, कुंडी, कुंड दिल्ली के पास एक स्थान है कुंड, ठीक है, कुंडी। गायों की कुछ इंपॉर्टेंट नस्लें, थार पारकर। बच्चों ये थार पारकर जो है ना, ये एक स्थान है, वैसे आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एक छोटा सा विलेज है ये, ठीक है, वहां की ओरिजिनल है, बट हमारे राजस्थान में खूब मिलती है थार पारकर, ठीक। उसके बाद रथी, कई इसको राठी के नाम से भी जानते हैं, रथी बोल दो, राठी बोल दो। उसके बाद गिर गुजराती। उसके अलावा सहीवाल, देवली, देवली बच्चों कोटा के पास एक स्थान है, वहां की ये लोकल है वैरायटी। रेड सिंधी ये पंजाब प्रोविंस की है, जो कि पाकिस्तान का रीजन है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहां की है। रेड सिंधी लाल कलर की गाय होती है, सींग बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। हरियाणा कंकरेज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अच्छी नस्लें हैं जो हमारे देश की हैं, गायों की नस्लें, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारी देसी नस्लें, और देसी नस्लों को बच्चों बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स। फिर कुछ हम विदेशी नस्लों को भी देखेंगे, ठीक है कि नहीं क्या। ये कुछ हमारी देखो एक्सोटिक या फिर फॉरेन ब्रीड्स हैं गायों की, विदेशी नस्लें। तो इनका मिल्क गिविंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बट मिल्क का जो क्वालिटी है थोड़ी कम, ठीक है कि नहीं। बस 30-30, 35-35 लीटर रोज दूध देंगी, लेकिन क्वालिटी कम है तो सस्ता दूध जाता है। जर्सी यूएसए की वैरायटी, होल्स्टीन फ्राइजियन या जर्मन वैरायटी है, ब्राउन से स्विट्जरलैंड, रेड डेन स्पेन की वैरायटी, ठीक है। इसके अलावा हमारा गोट, बकरियों की कुछ हमारी इंडियन वैरायटीज कौन कौन से, जमुनापरी, सिरोही, ये तो जगह ही हमारे नीम थाना के पास में, जमुनापरी, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी पश्मीना। बच्चों पश्मीना गोट है, इससे ऊन भी मिलती है, दूध भी मिलता है। झालावाड़ी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बकरियों की नस्लें हैं, ठीक है। अब देखेंगे जो डेयरी इंडस्ट्री है उसका महत्व क्या, क्या इंपॉर्टेंस है। सीधी बात, इंपॉर्टेंस महत्व है दूध। वी गेट मिल्क एंड वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स। एक तो हमको दूध मिलता है, दूध मिलता है, और दूध से बनने वाले कई प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिससे हमको आर्थिक लाभ होता है, मुनाफा होता है। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड फॉर फार्म्स, खेतों के लिए हमको गोबर के रूप में मैन्योर मिल जाता है बहुत ज्यादा। एनिमल डंग की मदद से हम बायोगैस बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। रोजगार कैसे मुहैया होता है, भाई दूध बनेगा तो दूध को ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा इधर से उधर, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी ड्राइवर चाहिए, उनकी गाड़ियां लगेंगी, तो इस प्रकार से होता है। कोई ऐसे होते हैं जहाँ दूध एक प्लांट में चला गया, सप्लाई कर दिया, उसका वो क्रीम निकाल रहे हैं तो डेयरी लग गई। उसके बाद एक बॉटलिंग प्लांट लगा सकता है, थैली बना करके उसको पैकिंग प्लांट, पैकिंग के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और इन सब चीजों के लिए क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे देश के लिए। बच्चों आज हमारा देश जो है मिल्क उत्पादन में नंबर 1 है वर्ल्ड में, समझ में आ गया। कुछ साल पहले तक नहीं था, आज हमारा देश 2 मामले में नंबर 1 है। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत डेयरी एनिमल्स का मौजूद है, एंड टुडे वी रैंक द नंबर 1 अमंग द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्टिविटी। समझ में आ गया। और हमारे देश में नंबर 1 कौन है, वो गुजरात, समझ में आ गया। तो गुजरात सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और हमारा देश नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का 7 to 8% मिल्क मार्केट जो होता है, मिल्क शेयर जो है हमारा देश ही प्रोड्यूस होता है, 7 से 8% अकेला हमारा देश 200 देशों में से। चलिए अगला हम देखेंगे फिशरी, मछली उद्योग, ठीक है। तो बच्चों मछलियां पालने के लिए हमको एक कोई तालाब चाहिए होता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और हम आर्टिफिशियल तालाब भी बना सकते हैं, समझ में आ गया। सो फिशरी मतलब होता है इट इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ फिश, मछली पालन इन नेचुरल और आर्टिफिशियल फॉर्म्स। या तो प्राकृतिक तालाब भी हो सकता है, या फिर हम क्या है, किसी जगह हम गड्ढा खोद करके उसके नीचे तल पे हम चिकनी मिट्टी बिछा दें 1-1 फीट तक, और फिर उसमें पानी भरा जा सकता है। तो चिकनी मिट्टी जो होती है नीचे पानी को जाने नहीं देगी, आर्टिफिशियल तालाब बन जाएगा, और फिर किसी डैम में से हम क्या है छोटी छोटी मछलियां पकड़ के उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें हम कुछ उसके मछलियों का जो फूड है, एक्वेटिक वीड्स है, और इस तरह की कुछ चीजें हम ईस्ट वगैरह ये सब डाल सकते हैं, जो कि क्या है मछलियों का भोजन होता है, ठीक है। चलिए ये तो क्या पालना। कई बार क्या होता है हम मछलियों को पाल भी सकते हैं, और अगर हम न पाल तो हम डायरेक्टली पकड़ भी सकते हैं जाकर के। तो किसी प्राकृतिक साधन में भी, प्राकृतिक जो सोर्स होता है, नदी हो गया, डैम हो गया, वहां से जाके हम आर्टिफिशियल इसको पकड़ भी सकते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज लाइक रिवर्स, समुद्र हो गया, पॉन्ड हो गए, तालाब हो गया, समुद्र हो गए, तालाब, ये सब से हम डायरेक्टली कैप्चर भी कर सकते हैं जाल की मदद से, समझ में आ गया। तो हम बोट लेकर के जाल की मदद से वहां पे मछली पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू रियर फिश इन आर्टिफिशियल पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नीड। लेकिन जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है, अगर हम वैसे पकड़ने जाएंगे तो बच्चों कोई भी वैरायटी हाथ लग जाएगी। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल पॉन्ड है, हमारा खुद का तालाब है, हम उसमें पालना चाहते हैं, तो हम ऐसी मछली पालेंगे जो कि ऐसी मछली पालेंगे हम जो कि डिमांड में ज्यादा, जो ज्यादा बिकती, मार्केट वैल्यू जिसकी ज्यादा, तो अपनी इच्छा के अनुसार मछली पाल सकते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में। अच्छी वैरायटी जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, जो लोगों को ज्यादा पसंद है। फिश प्रोडक्शन इज मोर इन सॉफ्ट वाटर एज कम्पेयर टू हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब होता है मीठा पानी बच्चों नदियों का, और झीलों में भी मिल जाता है कईयों में। और हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, खारा पानी भी झीलों में मिलता है या समुद्रों में मिलेगा, सागरों में मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो बच्चों ज्यादा मुनाफा होता है
मीठे पानी की मछलियों में। उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, खारे पानी की मछलियां सस्ती आती हैं क्योंकि समुद्र में जाके सीधा पकड़ नहीं होता है, भंडार है वहाँ। टेस्ट वाइज देखा जाए तो ज्यादा अच्छी मछलियां कौन सी मानी जाती है, क्वालिटी वाइज फ्रेश वाटर फिश मानी जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं फिश वैरायटीज दे रहा हूँ। तो फ्रेश वाटर फिश वैरायटीज जो कि इंडियन वैरायटीज है, देसी वैरायटीज है, इंडिजिनस वैरायटीज है। कैटला, शॉर्ट में इसको कैटफिश बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है कैटला कैटला। रोहू, लेबियो रोहिता, मृगल, सरहीनस मृगाला, ये कुछ हमारी फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, चलिए कुछ विदेशी फ्रेश वाटर वैरायटीज जो कि बाहर से आई है लेकिन आज हमारे देश में पाई जाती है, बाहर से हमने इंट्रोड्यूस किया, ला करके पालने लगे हैं पॉन्ड्स में, आर्टिफिशियल तालाबों में। ये है हमारी बच्चों कार्प। अब कार्प में कई प्रकार की कार्प है, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। ये 3 प्रकार की कार्प मछलियां हैं जो कि बहुत ही एवरेज साइज की होती है, 15 से 20-25 सेंटीमीटर के आसपास की इनकी लेंथ हो सकती है। और क्या है, ये मछलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन वाटर फ्रेश वाटर फिश है। अधिकतर इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड वहां की। उसके बाद आता है हमारा मैराइन फिश वैरायटीज, जो समुद्री मछलियां, खारे पानी की मछलियां। उसमें आता है बच्चों मैकेरल, पॉम्फ्रेट, सार्डीन, ईल, सालमन। पालने की जरूरत नहीं है, समुद्र में जाओ पकड़ के ले आओ। ठीक है कि नहीं। तो ये कुछ हमारी समुद्री मछलियां। अब बच्चों हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उनका रहने का स्थान, उनका पॉन्ड, कैसा उनको वातावरण चाहिए। तो अगर हमको सपोज आर्टिफिशियल तालाब का निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, आर्टिफिशियल पॉन्ड में भी मेड ऑन ए क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी वाली जमीन होनी चाहिए, ताकि अगर उसमें पानी भरे ना हम गड्ढा बना करके, तालाब बना करके, तो पानी नीचे नहीं रिस जाए। क्लेई सॉइल पानी को परकुलेट नहीं करने देती, उसको वहीं पे रोक के रख लेती है। ठीक है कि नहीं, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जबरदस्त होती है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, टेम्परेचर, लाइट, वाटर फ्लो एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द पॉन्ड आर प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। तो अगर हमको फिश प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, ज्यादा मछलियों का उत्पादन चाहिए, तो हमको पानी का तापमान रेगुलेट करना पड़ेगा, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें वाटर रुका हुआ नहीं होना चाहिए। रुके हुए पानी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, मछलियां पनपेंगी नहीं ज्यादा। तो पानी का फ्लो मेंटेन करना है। ठीक है, फ्लो मेंटेन कैसे करेंगे, बार बार उसको हिलाते डुलाते रहना है। तो कई उसमें क्या, तो ब्लोअर्स लगाए जाते हैं जो कि पानी में लहरें उत्पन्न कर देते हैं। उसके अलावा उसमें कई ऐसे ट्यूब्स वगैरह इंसर्ट की जाती है जो कि ऑक्सीजन बबल करती है, उसमें ऑक्सीजन घुलती रहनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा, कई वो जो एक्वेरियम होता है बच्चों, फिश टैंक, उसमें भी कई ट्यूब्स के माध्यम से ऑक्सीजन बबल करते रहते हैं, लाइट होती है उसके अंदर, पूरा प्राकृतिक इन्वायरमेंट बना के रखते हैं। ठीक है, तो लाइट भी चाहिए मछली को, ऑक्सीजन भी चाहिए, और पानी हिलता डुलता भी रहना चाहिए, तो तभी उनके प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ये सब प्रॉपर्ली हम आर्टिफिशियली रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए, फिश फीड, मछलियों का भोजन क्या होता है। एक्वेटिक वीड्स, कई प्रकार के प्लांट्स होते हैं, वीड्स, अननेसेसरी प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट जो कि ऐसे ही उग जाती है, काई वगैरह जो कि हमारी पानी में उग जाती है, हाइड्रिल्ला, लेमना, पिस्टे, सब मछलियां खा जाती है। ठीक है, इंसेक्ट लार्वा, कीड़े मकोड़े, जैसे हमारे मच्छर है, मच्छर अंडे कहाँ देते हैं, पानी के ऊपर देते हैं, और जब उन अंडों से फूट करके लार्वा निकलते हैं, वो लार्वे को रेंगते हुए लार्वे को कौन, मछलियां खा जाती है। तो मछलियों का बहुत अच्छा भोजन है ये। प्लैंकटॉन्स, ये हमारे यूनिसेलुलर फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे जैसे अमीबा हो गया, एल्गी हो गया, जो कि तैरते हुए होते हैं प्लांट्स। तो ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जीव होते हैं तैरते हुए प्लांट के अंदर, इनको भी क्या है, मछलियां खा जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। राइस ब्रान, चावल का जो ऊपर का छिलका होता है ना धान का, वो। ग्रीन पीसेस, ग्रीन पीसेस, ग्रीन पीसेस की जगह हम लिख देंगे ग्रीन पी। हरे जो मटर होते हैं ना बच्चों, ग्रीन पी, मटर वगैरह जो होती है, प्रोटीन रिच डाइट जो होती है, वो लेनी है मछलियों के लिए। ठीक है, उसके अलावा सोयाबीन के चंक्स हम डाल सकते हैं। ईस्ट, हमारा जो खमीर होता है, ये फंगस है, इसके दाने मार्केट में मिल जाते हैं पैकेट के रूप में, ये मछलियों का बहुत अच्छा भोजन होता है। आलमंड के केक्स, बादाम जो होते हैं बच्चे, बादाम, उसका जब तेल निकल जाता है उसके बादाम में से, तो उसके छिलके या उसका जो खल होती है, खल, उसको हम डाल सकते हैं। अर्थवर्म्स, केचुए भी बहुत अच्छा भोजन होता है मछलियों को। ये सारे क्या है, हम फीड के रूप में मछलियों को खिलाने के रूप में, उनका भोजन के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब महत्व क्या है, मछलियां पकड़ेंगे तो मछलियां एक बहुत ही अच्छी प्रोटीन रिच डाइट होती है। ठीक है, तो वी गेट प्रोटीन रिच फूड फ्रॉम फिश। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको पसंद करते हैं हमारे देश में। एक समुद्री मछली होती है बच्चों, कॉड। इस मछली के लीवर से एक तेल निकाला जाता है जो कि विटामिन ए का रिच सोर्स है, और विटामिन ए की कमी से बच्चों एक हमारे को बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इस बीमारी से बचने का साधन क्या है, विटामिन ए, और इसका रिचेस्ट सोर्स है कॉड लिवर ऑयल। और इसके एक क्रीमिश कलर के कैप्सूल्स बनाए जाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, हमारी जो ड्रग स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनपे। तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है, इसके कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन ए के रिच सोर्सेस है, और बहुत सारे लोगों को इसमें इंप्लॉयमेंट मिलता है। समझा क्या, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मछलियां वगैरह का इधर से उधर फूड के रूप में, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो बहुत सारे लोगों को क्या है, इंप्लॉयमेंट मिलती है। चलिए, तो ये था हमारा बच्चों मछली पालन, फिशरीज। अगला हमारा आ जाता है पोल्ट्री। पोल्ट्री, ये सब बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था, तो वही रिपीटिशन वर्क है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर ऑब्टेनिंग एग्स एंड मीट। तो
मतलब एज ओल्ड प्रैक्टिस है, बहुत पुराने समय से, परंपरागत प्रैक्टिस है, बहुत पुराने समय से लोग हमारे देश में ये प्रथा अपनाते आ रहे हैं, किसकी? मुर्गी फार्म की, ठीक है कि नहीं क्या? और हमारे देश में जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, मुर्गियां, डक्स, इनको क्यों पालते हैं? एग के लिए और साथ में मीट के लिए, लेकिन प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव एग उत्पादन, ना कि मीट। मीट भी लेते हैं, मेनली एग के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया इज ऑब्टेनिंग एग। समझ में आ गया? तो मीट के बजाय एग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मीट लेंगे तो एक ही बार जानवर को मार देना पड़ेगा, बर्ड को, और 2-4 किलो से मीट मिलेगा, एक बार बिक जाएगा। लेकिन एक पोल्ट्री बर्ड 2-3 साल तक हमको अगर एग देता है, 3 या 4 साल तक एग देता है, तो वो कम से कम मीट के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बेनिफिट देगा। समझ में आ गया? तो नॉर्मली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एग, लेकिन अगर मेल बर्ड हो ही गया तो उसको पाल लेते हैं मीट वैल्यू के लिए, ठीक है कि नहीं क्या? तो जो मेल बर्ड होते हैं बच्चों, को ब्रॉयलर कहते हैं, जो मीट वैल्यू के लिए पाले जाते हैं। फीमेल बर्ड को लेयर बोलते हैं, जो अंडे देते हैं। तो ले करना मतलब एग ले करना। समझ में आ गया? तो ये हम 9th में पढ़ चुके, सेम ही चीज है। अब जो पोल्ट्री मीट होता है, ये व्हाइट मीट कहलाता है, फाइब्रस मीट है, प्रोटीन रिच है, इजीली डाइजेस्टेबल। समझ में आ गया? सो आसानी से पचने योग्य है। पोल्ट्री बिजनेस फुलफिल्स द लार्जर सेक्शन ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एग एंड मीट। हमारे देश में बच्चों प्रोटीन डाइट बहुत कम मिल पाती है लोगों को, ठीक है भाई। दूध के रूप में होती है ज्यादातर, ये दूध इतना ज्यादा कई जगह अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटीन की जो डाइट होती है, दालें बहुत ज्यादा इतना लोग यूज नहीं करते, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट की जो पूर्ति होती है वो एग और मीट के माध्यम से होती है, पोल्ट्री बिजनेस के माध्यम से होती है, ठीक है। अब जो फीमेल बर्ड होते हैं, जो अंडे ले करते हैं, उनको हम लेयर बोलते हैं। जो मेल बर्ड होते हैं, जो मीट वैल्यू के लिए पाले जाते हैं, उनको ब्रॉयलर बोलते हैं। उनके जो यंग वन से छोटे चूजे, इनको चिक कहा जाता है। सबको कलेक्टिवली मिलाकर के फाउल बोलते हैं। पूरे तीनों प्रकार के जो बर्ड्स हैं उनको मिलाकर के बोलते हैं FOWL, फाउल। क्लियर है? तो ये तो होगी हमारी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब और बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ करना नहीं है। एग जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 प्रकार के अंडे देते हैं मुर्गियां, फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग। इनमें डिफरेंस हम इजीली कर सकते हैं। खाने वाले जो एग होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे एग होते हैं जिनसे चूजे निकलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। पानी में अगर हम इन एग्स को डाल दें तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, तैर के ऊपर आ जाते हैं। अनफर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं खाने वाले, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी छटनी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको 9th क्लास में है ये सब डिटेल में। बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं करना है, बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया पूछा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं क्या। उसके अलावा जो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में 28 दिन का समय लगता है, जिसमें कि 28 नहीं, सॉरी 20-22 दिन का समय लगता है, जिसमें कि क्या है, तो ये एग से हैच होकर के चूजा बाहर आ जाता है, ठीक। चलिए, फीड। अभी पोल्ट्री बर्ड्स को क्या खिलाया जाए? तो न्यूट्रिशियस एंड प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। मक्का हो सकता है इसमें, बार्ली, जौ हो सकता है, ग्राम, चना हो सकता है, मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा, या फिर ज्वार हो सकता है, सोरगम मतलब ज्वार होता है बच्चों, ग्रेवल। कुछ इनको कंकड़ भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स, इनके अंदर दांत नहीं होते। तो बच्चों ये जो अनाज जो भी खाते हैं ना फटाफट हार्ड, ये सब अपने एक छोटा सा गर्दन के पास एक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप, उसमें जमा कर लेते हैं। फिर उसमें कुछ समय तक इनकी सलाइवा के साथ भीग के वो गल जाता है। फिर ये जो कंकड़ खाते हैं ना, कंकड़, ग्रेवल, ग्रिट, ये कंकड़ उनके स्टमक में एक छोटा सा उनका जगह होती है, स्मॉल, जो उनका फूड पाइप है, इसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको गिजर्ड कहा जाता है। इस गिजर्ड में मस्कुलर ऑर्गन है ये, इसके अंदर जाके कंकड़ फंस जाते हैं। और फिर उस गिजर्ड के अंदर से जब ये भीगे हुए या मॉइस्ट किए हुए जो लार में भीगे हुए जो दाने, ये जब उसमें से गुजरेंगे तो गिजर्ड उसको क्रश कर देती है। तो एक तरह से इनका जो क्रशिंग होता है वो माउथ में नहीं होता है फूड का, वो कहाँ होता है, गिजर्ड के अंदर होता है। तो वहां पे ये ग्रेवल बहुत काम आता है। समझ में आ गया? और उसके बाद ये ग्रेवल भी चूर चूर होता है, टूटते फूटते, घिसते पिटते हैं, और इससे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है ग्रिट से। वो कैल्शियम कार्बोनेट मुर्गियां यूज करती हैं अपने अंडे की शेल का निर्माण करने के लिए। तो इसलिए इनको ये कंकड़ खाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देन ऑयल के खल यूज कर सकते हैं हम। फिश के फिन कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, ठीक। तो ये कुछ हमारा इनका क्या फूड हो गया। शेल्टर, इनका शेल्टर बच्चों, जो मुर्गियां होती हैं इनको हमको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, खासकर कुत्ते बिल्ली, इनका शिकार कर लेते हैं। तो इनको जालीदार बंद बंद पिंजरों में रखा जाता है। पिंजरे के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो दिन में तो इजीली पकड़ नहीं आते, उड़ जाते हैं, बट कभी रात के समय सो रहे हैं और अचानक से पीछे से किसी ने, बिल्ली ने, कुत्ते ने हमला कर दिया, तो ये पकड़ में आ जाते हैं। तो इनको सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है इनके शिकारियों से, जो कि कुत्ते और बिल्ली हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। सो इनका शेल्टर ऐसा होना चाहिए। और बहुत ज्यादा पानी भरा वाले स्थान पर इनका शेल्टर नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली इनको बीमारियां लग जाती है। तो इनको जो मेन मेन बीमारियां लगती है वो है बच्चों चिक डायरिया, फाउल कोलेरा और रानीखेत। रानीखेत एक वायरल डिजीज है, तो इससे बहुत ज्यादा इनकी मोर्टेलिटी रेट होती है। एक पक्षी को भी बीमारी हो जाती है तो फिर वो सुधरता नहीं है, अगले दिन और ज्यादा पक्षियों को हो जाएगी, 3-4-5 दिन में पूरे पोल्ट्री फार्म के पक्षी पीड़ित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो अगर कोई बीमार पशु बीमार पक्षी हो जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करके
हम उसको किल कर देना चाहिए हमको उसके, जिससे कि बाकी जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनको बचाया जा सके। तो ये डेडली डिजीज है। उसके बाद इंडिजिनस ब्रीड्स, हमारी देसी जो नस्लें हैं पोल्ट्री बर्ड्स की, इंडियन नस्लें हैं, वो है असील, कड़कनाथ, चटगांव। बच्चों ये बंगाली वैरायटी है कड़कनाथ, और कौन सा चटगांव। बसारा, घोघस, ये हमारी महाराष्ट्रियन वैरायटीज है, असील आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुछ ये साउथ इंडिया में है और कुछ हमारी जो है ईस्टर्न स्टेट से मिलते हैं। असील, कड़कनाथ, चटगांव, बसारा एंड घोघस, ठीक है। एक इंडियन वाइल्ड कॉक भी है रेड। उसके बाद एक्सोटिक जो विदेशी नस्लें हैं बच्चों, इसमें एक आता है हमारा व्हाइट लेगोन। आपने पोल्ट्री फार्म में देखा होगा सफेद कलर की जो मुर्गी आती है वो स्वीडन की वैरायटी है व्हाइट लेगोन। छोटी मुर्गी है, अंडे देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हमारी जो देसी नस्लें हैं वो एक साल में 110, 115, 20 से ज्यादा अंडे नहीं देती। ये एक साल में कम से कम 200, सवा 200 तक अंडे देती है। हर अल्टरनेट डे लगभग एक अंडा दे देती है, 3 दिन में से 2 दिन अंडे देती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या व्हाइट लेगॉन, तो एग गिविंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है इसकी। रोड आइलैंड रेड, ये हमारा मेल बर्ड है, मीट वैल्यू के लिए पाला जाता है। प्लाईमाउथ रॉक मीट वैल्यू के लिए, न्यू हैम्पशायर मीट वैल्यू के लिए, कॉर्निश मीट वैल्यू के लिए। इसमें व्हाइट लेगॉन जो है वो एग वैल्यू के लिए पाला जाता है, फीमेल बर्ड्स, बाकी सारे मीट वैल्यू के लिए पाले जाते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लेगॉन, रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, कॉर्निश। कोई यूएस की वैरायटी, कोई ब्रिटेन की वैरायटी, अलग अलग जगह की, ठीक। चलिए अब इंडिया का रैंक क्या है हमारे पूरे वर्ल्ड में पोल्ट्री प्रोडक्शन में, मीट प्रोडक्शन में, वो देख लेते हैं। गुड केयर, मेंटेनेंस एंड हाइजीन इज नेसेसरी फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर हमको अच्छा उत्पादन चाहिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बर्ड्स का, मेंटेनेंस चाहिए, केयर चाहिए, हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब चीजें मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। भोजन पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी उनकी, तभी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। और इंडिया का जो रैंक है बच्चों, एग प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 5वां है, मीट प्रोडक्शन में 18वां है। तो मीट से ज्यादा हमारे को बेनिफिट किसमें होता है? एग में। तो एग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारा 5वां सबसे बड़ा देश है जो कि एग प्रोडक्शन, एग प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगला, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बच्चा होता है कि जो हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं ना, गाय भैंसे जो होते हैं, दूध देने वाले पशु होते हैं, उनकी साइंटिफिक रियरिंग से संबंधित एक ब्रांच है। ये ब्रांच जिसमें कि हम पशुपालन से संबंधित हर एस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। अब पशुपालन के अंदर क्या होता है भाई? उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज का ध्यान रखना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, बीमारियों से उनको बचाना, ये सारी गतिविधि आती है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री? हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों पशुपालन। समझ में आ गया? तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ये ब्रांच है दैट डील्स विद साइंटिफिक रियरिंग ऑफ कैटल। समझ में आ गया? इसमें उद्देश्य होता है एक साइंटिफिक तरीके से क्या है, पशुओं का पालन पोषण करना, जिससे कि हमको अधिक से अधिक उनसे प्रोडक्ट्स मिले, लाभ मिले। और किन किन ऑब्जेक्टिव्स, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो कुछ जो इनके ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन कौन से हैं बच्चों? टू मेक यूज ऑफ सेम लैंड फॉर अलाइड एक्टिविटीज एंड मैक्सिमाइज द इनकम। एक ही भूमि को अलग अलग गतिविधियों के लिए काम में ला सकते हैं हम, ठीक है, जिससे कि क्या इनकम हमारी बढ़ सकती है। उसके अलावा तो सेम भूमि पे हम एग्रीकल्चर भी कर ले और उसी के कुछ हिस्से में हम क्या कर ले, पेड़ पौधे हम क्या कर ले, हम पशुपालन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टू रियर गुड क्वालिटी कैटल। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या, अच्छी अच्छी नस्ल के जो पशु हैं उनका पालन किया जाए, जिससे कि दूध प्रोडक्टिविटी बढ़े, और अगर मेल एनिमल्स हैं तो मीट प्रोडक्टिविटी बढ़े, इससे किसान को लाभ होगा, पालने वाले को लाभ होगा। अगला क्या है, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अब क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी भाई, जो कैटल हम पालेंगे उनसे हमको खूब सारा मैन्योर मिलेगा, और ये मैन्योर अगर हम खेतों में यूज करेंगे फर्टिलाइजर के स्थान पे तो हमको सस्ते में ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ेगा, समझेगा, लंबे समय तक मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। उसके बाद टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ गुड क्वालिटी लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है पशु। तो हमारे पास अगला उद्देश्य ये होता है बच्चों, अगर आज हमारे पास 4 पशु हैं तो हम चाहेंगे 1-2 साल बाद में 4 के 8-10 हो जाए, 10 के 20 हो जाए, 20 के 50 हो जाए। तो जितना हम पाले उनको पाले, एक्स्ट्रा पशु उनको बेचा जा सकता है तो आर्थिक लाभ होगा। तो हम चाहेंगे अच्छी अच्छी नस्ल के पशुओं की पॉपुलेशन की वृद्धि हो, पशुधन में वृद्धि हो, हर फार्मर चाहेगा एक्स्ट्रा पशुओं को बेच सकता है तो आर्थिक लाभ भी होगा, या फिर उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। उसके अलावा जो मेल एनिमल्स हैं, जो मेल एनिमल्स हैं उनसे वो ड्रॉट लेबर, वो खेती बाड़ी कृषि का काम ले सकता है, जैसे कि कार्टिंग, ढुलाई का काम करना, बोझा ढोना, टिलिंग मतलब होता है जुताई का काम करना, हल चलवाना, इरिगेशन सिंचाई वगैरह का काम करना। तो ये सारे काम काज मेल एनिमल से, बैल हो गए, हमारे ऊंट हो गए, डंकीज हो गए, इनकी मदद से ये काम किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नस्ल जो होती है बच्चों कैटल की, पशुओं की जो नस्ल है, नस्ल सुधार के लिए जो तरीका यूज किया जाता है उस तरीके को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चों। दो अच्छे क्वालिटी के एनिमल्स के बीच में रिप्रोडक्शन, इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल एनिमल्स को साथ लाया जाए। अब ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे देश में जो होते हैं बहुत अच्छी नस्ल के मेल एनिमल्स मौजूद नहीं है, तो यहाँ की फीमेल एनिमल्स को हम इम्प्रेग्नेट करते हैं, किससे,
गैमेट्स कलेक्ट किए जाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के मेल एनिमल से, तो हम विदेशों से भी ये काम कर सकते हैं। तो विदेशों में जो अच्छी नस्ल के जो मेल एनिमल्स हैं, उनके जो गैमेट्स हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, सीमेन गैमेट्स, और उन गैमेट्स से हम फर्टिलाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंसेमिनेशन सेंटर्स होते हैं, पशु केंद्र हैं, जहाँ पे कि हम क्या है या पशु चिकित्सालय भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हम क्या है फीमेल एनिमल्स को इम्प्रेग्नेट करवा सकते हैं। ये जो टेक्निक है नस्ल सुधार की, ये कहलाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है ये, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर है बच्चों, नीमका थाना में, उसके पास एक ऐसा पशु चिकित्सालय है, वो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर भी है। क्लियर है? तो इससे हम नस्ल सुधार का काम भी कर सकते हैं। तो हर फार्मर का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। चलिए, तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या गतिविधियां की जाती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, वो देख लेते हैं। तो 4 मेन एक्टिविटीज आती है बच्चों। सबसे पहला आता है फीडिंग, पशु के भोजन का ध्यान रखना। तो भोजन में क्या क्या आ जाता है, गिविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, उसको उचित मात्रा में पौष्टिक आहार देना, जिसमें कि रफेज रफेज होता है रूखा सूखा चारा भूसा, ये होना चाहिए। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेट मतलब खल, ऑयल केक्स वगैरह, ग्रीन पास्चर घास, हरी घास भी होनी चाहिए ताजा, और साफ सुथरा पीने का पानी होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है खल, आटा, अनाज, दाना, ये सब दे सकते हैं। आजकल ये रेडीमेड पशु आहार भी मिलते हैं, जैसे कपिला पशु आहार हो गया, वो भी डायरेक्टली हम मार्केट से ला करके दे सकते हैं, या फिर हम खुद भी बना सकते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज इसको बाट बोलते हैं, बाट देते हैं ना पशुओं को। काकड़े हो गए, ऑयल केक्स हो गया। काकड़े क्या होते हैं, जो हमारे रुई के बीज होते हैं ना, उसके अंदर ऑयल कंटेंट खूब ज्यादा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है, तो वो पशुओं को खिलाया जा सकता है। अगला आता है हमारा ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ध्यान रखना, ये भी हमारे किसान का ही काम होता है, ठीक है कि नहीं। फीडिंग का मतलब होता है उनके हाइजीन, साफ सफाई का, उनके पर्सनल हाइजीन, उसके खुद की साफ सफाई, और उनका जो शेल्टर है उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना। गंदगी ना मचे, मक्खी मच्छर ना हो, समय समय पे पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उनको पेस्ट वगैरह से बचाया जा सके। उनके खून चूसने वाले जो पिस्सू होते हैं, चीचड़े लग जाते हैं, उनको निकाल देना, दवाई वगैरह लगा देना, समय समय वैक्सीनेशन करवा देना, ये सारा काम फीडिंग में आता है। हेल्थ केयर मतलब बीमारियों से रक्षा भी उनका मेन काम है। कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां बच्चों इनमें हो जाती हैं। मेन इनमें बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। तो ये खुरपका बीमारी कहलाती है। उनके जो पैर होते हैं, पैर उसमें घाव पड़ जाते हैं, सूज जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। और मुंह जो होता है, मुंह वो भी सूजन आ जाती है, उसमें लार गिरने लगती है, पशु ढंग से खाना नहीं खा पाता। तो इसके लिए वैक्सीनेशन किया जा सकता है। तो हेल्थ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पर उनका वैक्सीनेशन, टीकाकरण होना चाहिए, हेल्थ चेकअप होना चाहिए पशुओं का। बीमार हो जाए तो एक एक्सपीरियंस वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा उसकी जांच हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जानवर है नहीं बोलेगा कुछ तो पड़े रहने दो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं, अपने घर के मेंबर की तरह उसको ट्रीट करना है। हेल्थ केयर का उचित उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, पशुपालक की जिम्मेदारी है। चलिए, अगला हमारा है वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री का मतलब होता है क्या, ऊन उद्योग। ऊन हमको मिलती है भेड़ों से। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में और इवन साउथ इंडिया के कुछ हिस्सों में भी क्या है, भेड़ों का पालन किया जाता है। शीप रियरिंग इज डन ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तो होते होते साउथ में भी, तो पूरे भारत देश में क्या भेड़ों को पाला जाता है। फॉर प्रिक्योरिंग वूल, जिससे कि हमको ऊन मिल सके। और ऊन क्या होता है बच्चों, ये भेड़ों के बाल ही होते हैं, उसकी बॉडी के हेयर होते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है, इसका टेक्सचर है, फील है, इसका जो ऊपर का जो फील है, समझा क्या, टेक्सचर बोलते हैं जिसको, कैसा दिखाई देता है, स्मूथनेस कितनी है उसकी, ये सब डिपेंड करता है प्रजाति टू प्रजाति। अलग अलग प्रजातियां अलग अलग जगह की, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा उसका बाल आएगा, क्या कलर का होगा, और उसका फील कैसा होगा। कुछ बिल्कुल पतला धागा होता है, किसी का मोटा ऊन आती है, किसी की फ्लफी ज्यादा आती है, रेशे का शेप साइज कलर सबका अलग अलग हो सकता है। ये वैरायटी टू वैरायटी एंड क्लाइमेट टू क्लाइमेट डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ इंडिजिनस देसी हमारे देश की नस्लें हैं भेड़ों की अच्छी, चोकला, मागरा, नाली, लोही, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी, मचेरी, नेलोर। तो मचेरी, नेलोर साउथ इंडियन वैरायटीज है, पाटनवाड़ी, मारवाड़ी, लोही, नाली, ये सब हमारे राजस्थान की वैरायटीज है। मागरा, चोकला, आंध्रा, ठीक है कि नहीं, आंध्र प्रदेश। तो ये लोही से बच्चों बहुत पतली ऊन मिलती है, जिससे हम क्या वो शॉल बनाते हैं, लोही भी बोलते हैं उसको। शॉल, बड़ी शॉल होती है, जेंट्स वगैरह यूज करते हैं, लोही बोलते हैं उसको। तो ये लोही जो होती है इस वैरायटी से बनती है लोही। चलिए, ये हो गया। साइंटिफिक नेम जो भेड़ का है बच्चों वो है ओविस एरीज, ओविस एरीज, ओके। उसके बाद जो मेन वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के, उसमें नॉर्थ इंडिया में राजस्थान नंबर 1 पे आता है। जो भेड़े खूब पालते हैं यहाँ गडरी के लोग, ठीक है। राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऊन पालने के लिए जो भेड़े हैं, जो कि इवन लेह लद्दाख के रीजन में भी पश्मीना जो गोट होती है, मैंने ऊपर बताया था ना, दूध तो मिलता ही मिलता है उससे, और क्या मिलता है उससे हमको, ऊन भी मिलती है। बहुत सॉफ्ट वहां पे शॉल बनाई जाती है उससे, पश्मीना शॉल कहते हैं उनको। बहुत महंगी शॉल मिलती है, जम्मू कश्मीर की फेमस है। क्लियर है, चलिए। उसके अलावा बच्चों ना केवल भेड़, हमको गोट और कैमल और याक, ये 3 से भी ऊन मिलती है। तो देखो हम अगला देखेंगे, अदर
एनिमल्स यील्डिंग वूल, ऊन देने वाले दूसरे जानवरों में हमारी एक तो पश्मीना गोट आती है, बकरी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में है। कैमल, ऊंटों से भी मिलता है हमको ऊन, और हमको मिलता है याक से भी, जो कि लेह लद्दाख में पाले जाते हैं याक। ठीक है कि नहीं? क्या ओके जी। अगला हम देखेंगे बच्चों कोरल रीफ। कोरल रीफ, ठीक है। अब ये कोरल रीफ क्या होता है? मूंगा बोलते हैं इसको, मूंगे की चट्टान होती है। ठीक है, क्या होता है ये, वो देख लेते हैं अभी। सो कोरल जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स है बच्चों, जो कि समूह में रहना पसंद करते हैं। समझ आ गया? ये कैसे होते हैं? ये एक तरह से पूरी कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म से। ठीक है, और ये फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग करते हैं, उनकी क्लास है एंथोजोआ। तो पूरा इनका क्लासिफिकेशन ध्यान रख लेंगे। कोरल्स आर माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स। ठीक है, ये हमको माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे, बिलोंगिंग टू द क्लास एंथोजोआ ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। 9th क्लास में पढ़ा था आपने फाइलम सीलेंट्रेटा। पहला फाइलम कौन सा पढ़ा था हमने? पहला हमने पढ़ा था पोरीफेरा। सेकंड नंबर का जो फाइलम है सीलेंट्रेटा, ये है वो, इसी को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। These secrete a hard calcium carbonate covering around themselves। और ये जो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं, ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। और वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट सफेद होता है, लेकिन इनकी कवरिंग का कुछ भी कलर हो सकता है। तो इनके 2-3 कलर्स आते हैं मेन। तो इनकी कवरिंग जो होती है या तो रेड कलर की होती है, पिंक या व्हाइट, 3 ही मेन कलर है, रेड, पिंक या व्हाइट कलर की इनकी कवरिंग आती है। और ये जब मर जाते हैं ना बच्चों, तो भारी होकर के क्या है, ये धीरे धीरे समुद्र तल पे बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं मिलते, ये उथले समुद्र में मिलते हैं, जहाँ पे समुद्र का जो गहराई है 20, 30, 40, 50 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जो होती है पिंक, व्हाइट, रेड कलर की, पिंक, रेड या फिर व्हाइट कलर की होती है। तो जब ये मर जाते हैं तो ये समुद्र तल पे बैठ जाते हैं, और बारीक बारीक कहीं पे रेड कलर दिखेगा, कहीं पे छींट छींट पिंक कलर दिखेगा, कहीं व्हाइट, रेड, पिंक, इस प्रकार का मिक्सचर। तो पूरा जो ओशन का फ्लोर है हार्ड, बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह उबड़ खाबड़ छिद्रयुक्त जो होते हैं, पोरस पत्थर की चट्टान का रूप ले लेते हैं। ये बड़ी जो चट्टान होती है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं कोरल रीफ। रीफ मतलब होता है बैरियर, चट्टान, रीफ मतलब होता है चट्टान। अपॉन डेथ दीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र में बैठ जाते हैं, फॉर्मिंग ए हार्ड, रफ, कलरफुल फ्लोर। खुरदरा कलरफुल फ्लोर बना देता है। गलती से अब इस फ्लोर पे चलने लगो या गलती से टकरा जाओ, पैर इस पे लग जाए तो पैर कट सकता है, बहुत शार्प एज होता है। ठीक है, सच ए फ्लोर इज कॉल्ड रीफ। इस प्रकार का जो फर्श होता है हार्ड सतह, रेत जैसा नहीं है ये कि आप पैर रखोगे तो रेत हट जाएगी, कठोर है ये। समझा क्या? ये क्या कहलाता है? रीफ कहलाता है। और ये कहाँ मिलता है? मैंने बताया था पहले भी, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा आइलैंड कंट्री है, पूरा महाद्वीप, उसके चारों ओर कई 20-30 किलोमीटर की दूरी की चौड़ाई में मिलता है। तो फाउंड नियर शोर्स सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के चारों ओर भी मिलता है बच्चों। हिंदी में इसको मूंगा कहा जाता है। कोरल्स आर यूज्ड एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स इन ज्वेलरी। ज्वेलरी में इसको हम क्या, सेमी प्रेशियस स्टोन, ये राशि रत्नों में के रूप में इसको यूज, अंगूठी में नगीनों के रूप में इसको यूज करते हैं। तो रेड कलर का जो कोरल है बच्चों, ये राशि रत्न भी है। ये सिंह राशि का राशि रत्न है, मूंगा बोलते हैं इसको। सिंह राशि जो होती है उसका राशि रत्न है मूंगा। तो अंगूठी में लगाया जाता है, और मानना है ज्योतिषियों को कि भाग्य इससे चमक जाता है। कितना चमकता है मुझे पता नहीं है, बट इसको यूज किया जाता है सेमी प्रेशियस जेम स्टोन के रूप में। ठीक है, तो उसको निकालते हैं वहां से, खुरदरा पत्थर होता है ये, उसको घिस के पॉलिशिंग करके स्मूथ चमकदार बना लेते हैं, पॉलिशिंग करके शाइनी हो जाता है, और उसको फिर नगीने के रूप में अंगूठियों में फिट किया जाता है, सोने या चांदी की अंगूठी में। ठीक है, सो जेम स्टोन के रूप में इसको यूज किया जाता है बच्चों रिंग्स के अंदर। तो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, कुछ और टॉपिक्स हमारे रह गए हैं। तो लगभग ये हमने आधा चैप्टर कर लिया है, बचा कुचा जो आगे का टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनको अच्छे से, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला मामला कुछ नहीं है, कुछ हमारा 9th क्लास का है, तो थोड़ा सा आपको ये ब्रीफली एक बार इसको रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इसका वेटेज भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है? तो एक बार सरसरी नजर से उसको एक बार एग्जाम में आपको तैयार करना है। ठीक है कि नहीं है? तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।